तुमने प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी पढ़ ली है, तो आज हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा बेसिक बेसिक सब चीज़ें करके मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आज इनका डे वन है। तो ये डिसाइड करेंगे उसी के बाद कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो तुम्हारा भी बोरिंग नहीं होगा, इनके लिए भी बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा, तो दोनों को मर्ज होना आसान रहेगा काफ़ी। तो चलिए, तो हम आज अपनी पहली फाइल रन करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बाकी की चीज़ें सब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा जितनी भी पॉसिबल हो पाएंगी। इंट्रोडक्शन इसलिए ताकि आपको बेसिक थोड़ा सा चीज़ें पता चले, व्हाट इज़ HTML वगैरह। सो रिकॉर्डिंग ऑन है, हमारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यानी कि विद द हेल्प ऑफ HTML हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। और वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेब पेजेस हैं तो उसी से क्या बनता है? एक वेबसाइट क्रिएट होता है। बात करें व्हाट इज़ HTML, ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम लोग जानते हैं बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है? देखो, मार्कअप का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक हेड सेक्शन लिखा हुआ है या यहाँ पर टाइटल अवेलेबल है, इसी को हम लोग मार्कअप बोलते हैं। यानी कि इन मार्कअप के इन बिटवीन ही आप अपनी कोई वैल्यू पास करते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? जैसे कि किसी भी पेज का एक ब्लूप्रिंट, जैसे कि हम लोग कोई घर देखते हैं तो घर का एक नक्शा बनता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ओपन कर लेते हैं फ्लोर प्लान। ठीक है, अब फ्लोर प्लान कुछ इस तरह के होते हैं हमारे, कि भी बेडरूम कहाँ होगा या फिर हमारी बालकनी कहाँ पर होगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। अगर हमारे सामने एक ड्राइंग होगा तो यानी कि जो सिविल वर्क कर रहा है पर्सन, जो मिस्त्री होते हैं, तो वो उसी हिसाब से मेजरमेंट लेके एग्जैक्ट बनाएंगे। अगर ये हमारे पास फ्लोर प्लान नहीं होगा तो क्या होगा? वो रैंडमली कुछ भी बनाना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा? जगह का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना कि हमारे यूपी उत्तराखंड साइड में जगह तो बहुत ज़्यादा होती है लोगों के पास, तो घर ऐसी फ्री हैंड बना लेते हैं, कमरा इतना बड़ा होगा जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब वही चीज़ दिल्ली NCR में आप देखोगे, जगह की तंगी होने की वजह से आर्किटेक्ट को हायर करते हैं कि ताकि एक एक सिंगल कॉर्नर का भी यूटिलाइजेशन निकल के आए कुछ, है ना। तो यहाँ पर कम जगह में हम लोग देखते हैं 3 कमरे भी होंगे, प्रॉपर किचन का अच्छा सा लेआउट भी होगा, और वहीं हमारे यूपी साइड में बीघे में घर बने होंगे, लेकिन किसी का कोई सेंस नहीं। यार देखो, एक सीधी सी बात है, एक बेडरूम है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक बेडरूम में एक ही बेड हो सकता है, 2 बेड तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पास कम से कम 3 बेड डल रहे हैं, इतनी जगह होती है घर, क्योंकि इसको बोलते हैं बिना किसी प्लानिंग के बनाना है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो इसलिए ये आर्किटेक्चरिंग का एक हमने प्लान देखा। वैसे ही एक वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं उसका भी ऐसा एक प्लान होता है कि हेडर कहाँ होगा, नेविगेशन कहाँ होगा, हमारा साइड बार कहाँ होगा, स्लाइडर कहाँ होगा। अब स्लाइडर, अगर जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे स्लाइडर के बारे में, जो इमेज थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते हैं, वो कहाँ होती है? जनरली कोई वेबसाइट स्टार्ट होता है पेज के टॉप में, ऐसा तो है नहीं कि वो फुटर में होगा। फुटर में कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि अगर विजिटर किसी वेबसाइट पर लैंड करेगा तो सबसे पहले वो दिखना चाहिए। अगर हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो, वो नीचे गया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उसको लगाने का? नहीं। तो जैसे फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल, तो क्या होता है? अट्रैक्टिव ऑफर्स जो होते हैं सामने ही रहते हैं हमारे, जो कि एक टाइम आउट पर हर 5 सेकंड में या 3 सेकंड में चेंज होते रहते हैं, है ना। अब ये हम लगा दें कहीं नीचे ले जाके, हो सकता है विजिटर नीचे जाए ही ना, तो वेस्ट हो गया ना आपका वो बनाने का पार्ट। तो ये है एक स्ट्रक्चर। तो ये बनता किससे? HTML से। इसका लुक एंड फील, फॉन्ट कैसा होगा, माउस ओवर पर कलर चेंज होगा, ये होता है CSS से। लेकिन ये हर 3 सेकंड में जो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट से। तो एक वेबसाइट क्या है? आपका मल्टीपल लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन है, कलेक्शन है। यानी कि HTML बेस बनाता है, CSS उसका लुक एंड फील डिसाइड करता है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शनैलिटी का काम करता है, यानी कि एक लाइफ डालता है एक डेड प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट वगैरह बंद कर देते तो पेज क्या होगा? ना तो यहाँ पे कोई इमेज होगा, ना ही कोई ड्रॉप डाउन यहाँ फंक्शन करेगा, ना ही स्लाइड वर्क करेगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट। क्या है कि मैं अपने ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट ना डिसेबल कर देता हूँ। अभी आप नोटिस करें सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार ज़रा पेज को रिक्वेस्ट करो दोबारा, देखो कुछ नहीं काम कर रहा, कोई इमेज नहीं है यहाँ पर, कोई ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा हमारा, कोई स्लाइडर वर्क नहीं कर रहा है, सब बंद हो गया ना।
तो जावास्क्रिप्ट अगर नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो वेबसाइट बिल्कुल बेजान हो जाएगी, कोई लाइफ नहीं है इसके अंदर। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ और वापस से पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, देखो वेबसाइट के अंदर लाइफ आ गई, सारी चीज़ें काम करना स्टार्ट करेंगी, स्लाइडर वर्क करना स्टार्ट कर गए। तो हर एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप जो ये जर्नी है अपनी 6 महीने की, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सीखोगे कि पहले HTML से कितना हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, CSS कितना उसमें अपना इनपुट देगा, फिर जावास्क्रिप्ट मुझे कहाँ कब क्यों लगानी है उसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब जैसे अगर हम लोग इस रूम से एक एग्जांपल लें, इंस्पिरेशन लें, स्ट्रक्चर, तो देखो ये अगर रूम बना है तो ये रूम डायरेक्ट तो नहीं बना, यानी कि इसका एक फाउंडेशन होगा, यानी कि पहले क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लैंड के ऊपर क्या होगा, एक अपने बाउंड्री क्रिएट करना होगा, फाउंडेशन बनाना होगा, फिर उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर बिल्ड करोगे। अब अगर इसके ऊपर मल्टीपल फ्लोर्स है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं, तो यानी कि नीचे वाला फ्लोर इतना गुड इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो फर्स्ट फ्लोर को अपने ऊपर बना पाए। जैसे ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है पूरी टोटल, है ना, इसके ऊपर 2 फ्लोर और हैं अपने। तो क्या है कि अगर हम लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर कोई बिल्ड कर रहे हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो वैसे ही आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो तो पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसे, इसके लिए ये एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप कब बोलते हैं, जैसे टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, तो यानी कि इसके अंदर हमने टाइटल मार्क किया हुआ है ना अपना, इसको हम बोलते हैं मार्कअप। ऐसे टाइटल किसके अंदर है, हेड के अंदर, तो ये हेड एक मार्कअप हो गया। पूरा पेज किस में बना, HTML लैंग्वेज के अंदर, तो HTML अगेन एक मार्कअप हो गया अपना। तो मार्कअप इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ मार्क करें। जैसे H1 के अंदर हमने हेडिंग को मार्क किया हुआ है, तो इसका आउटपुट कैसा आता है, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये कैसे बना, हमने मार्क किया इसको, सॉरी रीओपन क्लोज्ड है, ये हमने क्या किया, H1 और पैराग्राफ में चीज़ों को मार्क किया, इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें एक पार्ट आता है हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, देखो अगर मेरे पास कोई लिंक है, ठीक है, तो ये लिंक का अगर हम लोग कोड देखें यहाँ से तो क्या लिखा होता है, HREF। इस HREF को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर रेफरेंस। H स्टैंड फॉर हाइपर, ठीक है, REF मतलब रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, यानी कि हम इस लिंक को रेफरेंस क्या दे रहे हैं, हम इसको रेफरेंस देने की ये पेज ओपन हो जाए इस तरह से। टेक्स्ट, अब ये क्या है, जो जैसे HTML है, हेड है, ये सब क्या आपका टेक्स्ट है, मार्कअप टेक्स्ट, ठीक है। अब HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, ये पूरी सीरीज है। जैसे HTML होगा, उसके अंदर हेड होता है, हेड के बाद में टाइटल आएगा, हेड क्लोज होगा तो बॉडी ओपन होगा, इस तरह से सारे एलिमेंट्स आपके डिफाइंड होते हैं। अब ये एलिमेंट का काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ H1 लिखा, तो आपने नोटिस किया होगा आउटपुट में H1 तो लिखा हुआ नहीं आया। अगर हम यहाँ नोटिस करें, हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, HTML एलिमेंट्स यानी कि H1 एंड पैराग्राफ टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि ब्राउज़र जो है वो इन टैग को अंडरस्टैंड करता है और इसको डिकोड करता है और फिर आपको आउटपुट देगा निकाल के कि अगर आपने H1 लिखा है तो H1 का मतलब बड़ा हेडिंग मुझे बनाना है, अगर मैंने P टैग में लिखा है तो इट मीन्स मुझे एक पैराग्राफ बनाना है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडर, दिस इज अ पैराग्राफ। तो ये क्या आते हैं, लेबल पीसेस होते हैं, इसको हम लोग मार्कअप भी बोलते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग टैग्स भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नाम लिया जाता है। जैसे अगर टैग की बात करेंगे तो हम बोलेंगे H1 टैग, हम मार्कअप की बात करेंगे तो बोलेंगे मार्कअप यानी कि H1 ओपन, H1 क्लोज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आप HTML का टैग कंट्रोल करोगे, हर एक एलिमेंट के लिए आपको लिखना होगा गेट एलिमेंट्स बाय ID या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट्स बाय नेम, अलग अलग तरीके से आप हैंडल करोगे चीज़ों को। तो ये है HTML का ब्रेकडाउन, जिससे हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ HTML, तो जैसे 6 पॉइंटर यहाँ अवेलेबल है, 2 से 3 पॉइंटर भी अगर आप बता देते हो तो आसान हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इसके लिए एक पूरा पैराग्राफ लिख दूँ, कहानी लिख दूँ, तो ना तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें और याद करने में भी आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ये हमने ब्रेकडाउन करके लिखा हुआ है। क्या है, पहली फुल फॉर्म है हाई स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि जब भी कोई वेब पेज बनाने की बात आएगी
HTML का ही यूज़ होगा। अब देखो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में सो मैनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, बट कोई भी वेबसाइट की अगर बात आएगी तो HTML क्या है, बेस है। बिना HTML के आप ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो, यानी कि आउटपुट HTML के थ्रू ही आता है। इसको एक लेमन लैंग्वेज से समझाते हैं। भाई मेरे पास एक्शन मूवी भी है, मेरे पास ड्रामा मूवी भी है, मेरे पास अलग अलग जेनर की अलग अलग मूवीज़ मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन देखोगे तो एक प्लेयर के थ्रू ही ना। अगर मेरे पास वीडियो प्लेयर नहीं होगा तो मूवी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। वैसे वेबसाइट चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी हो, लेकिन उसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या चाहिए हमें, HTML। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, कोई कन्फ्यूजन? दोनों सेम इसलिए लिखा, देखो ये हमें बताता है हाँ, ये डिक्लेयर करता है बिगनिंग और ये डिक्लेयर करता है क्लोजिंग, यानी कि टाइटल का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ के खत्म हो गया, इसके आगे टाइटल इफेक्टिव नहीं होगा। अब जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, आप सेंटेंस को क्या करते हैं, पैराग्राफ लगा के, सॉरी फुल स्टॉप लगा के बंद कर देते हो। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस यहाँ ओवर हो गया, या जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो विराम लगाते हैं, वैसे ही कोडिंग के अंदर अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज में क्या होता है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे टाइटल अगर यहाँ स्टार्ट हुआ तो इसका इफेक्टिवनेस यहाँ तक रहेगा, यानी कि टाइटल यहाँ बंद हो गया, ओवर हो गया, तो ये आउटपुट ही नहीं देगा आपके पेज का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लोज नहीं करोगे तो अलग अलग टैग्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने इस कोड को कॉपी किया, ठीक है, अब मैं एक नोटपैड फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, आज की डेट में आ जाते हैं हम लोग। इसकी HTML की कोडिंग जो होती है वो नोटपैड में होती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, बट हम HTML CSS की जर्नी जो है वो नोटपैड पर ही कंप्लीट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, ताकि हमारा फंडामेंटल बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। देखो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर सामने होता है, आप बहुत ईजिली उसमें जाके एक्सप्लोर करके चला सकते हो, बट HTML के लिए तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, तो क्या होगा, ये तो पूरा ब्रेन से ऑपरेट होगा। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब यहाँ याद रखने पड़ेंगे, और याद करना बहुत आसान है। जैसे पैराग्राफ की बात आई तो पैराग्राफ का इनिशियल P, हेडिंग की बात आई तो हेडिंग का इनिशियल H, तो बहुत इजीली आप याद करते चले जाओगे चीज़ों को, बहुत आसान है HTML। चलिए MWF के अंदर हमारा बैच टाइम है जैसे कि 12 to 1:30। हम यहाँ पर अप्रैल में, आज हो गई 21, एक फ़ोल्डर अपना यहाँ क्रिएट कर लेंगे। चलो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डेमो के नाम से। ध्यान रखना जब भी आप काम करेंगे, क्योंकि ये लोग तो पुराने हो गए, इन्हें बेसिक क्लियर है, आपका डे 1 है, तो हमेशा एक फ़ोल्डर बना के हम लोग बिगिनिंग करते हैं। फाइल का नेम हमेशा स्मॉल में डिफाइन करेंगे। अगर 2 वर्ड का कोई फाइल बना रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया पर फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल के तौर पर, तो 2 वर्ड के नेम के बिटवीन हाइफन आएगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी भी वेबसाइट में स्पेस नहीं होता नेम में, या किसी की ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता, वैसे हम लोग जब कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल के नेम में भी स्पेस नहीं होता है। और आगे फाइल का टाइप का लिखेंगे डॉट। अब जैसे आपने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है, क्या होता है, PSD एक्सटेंशन होता है। इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ है, .ai एक्सटेंशन होता है। एनिमेट आपने किया हुआ है, उसका FLA एक्सटेंशन होता है। ऐसे हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो कोडिंग की जब हम लोग फाइल बनाते हैं, यानी कि HTML जब फाइल बनती है, तो हम लोग एक्सटेंशन क्या लिखेंगे, .html। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो नोटपैड अपना खुद का एक्सटेंशन लगा देगा टेक्स्ट TXT, बट हमें तो ब्राउज़र फाइल बनानी है ना, तो क्या लिखेंगे, .html। अब जैसे ही आप इसको यहाँ ओके करेंगे, फर्स्ट क्लास .html, हमने सेव का कमांड लगाया, सेव एज का कमांड लगाएंगे, फर्स्ट क्लास .html, और हमारा फोल्डर क्या है, 12 to 1:30 डेमो, यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो देखो हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हमने यहाँ से ये कोड जो लिखा हुआ है, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर इस तरह से। अब हम देखो एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास के नाम से। अब ये हमारा देखो फोल्डर है, यहाँ डेमो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो एक क्रोम फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब देखो एक क्रोम फाइल क्यों बनी है, आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप्स की एक सेटिंग होती है, ओपन होने दीजिए इसको। अब डिफ़ॉल्ट ऐप में क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि आपका वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट कौन सा है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में एज बन जाए, या हो सकता है फायरफॉक्स का आइकन है, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं मुझे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा बनाना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया हमने इसको, सीधे स्टार्ट बटन पर आना है, लिखेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप्स, और आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। अपना ब्राउज़र यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो। अगर मैंने फायरफॉक्स किया तो मेरा आइकन ये आएगा, अगर मैंने ब्रेव चूज़ किया तो ये आइकन बनेगा। हमने क्या चूज़ किया है, क्रोम।
सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और क्रोम का अपना खुद का एक पूरा वर्क स्पेस है, आप उसी में डॉक फाइल बना लेते हो, पीपीटी बना लेते हो, शीट बना लेते हो, एक्सेल फाइल जो होती हैं। तो मेरी प्रेफरेंस क्रोम है, आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या रखना है। बट मैंने ये क्यों बताया, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर का तो क्रोम बना था, मेरा फायरफॉक्स क्यों बन रहा है, ठीक है। ये उसकी क्लियरिटी के लिए। अब देखो हमने ये फाइल अपनी ओपन की यहाँ पर डबल क्लिक से, तो देखो ये फाइल हमारा आउटपुट आ गया। हमने अपने पेज का टाइटल यहाँ क्या रखा था, पेज टाइटल। तो पेज टाइटल कहाँ लिखा है, टाइटल बार पे। अब मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्लास, तो देखो फाइल में क्या आ रहा है, एक एस्टेरिस्क का सिंबल बना रहा है, स्टार, यानी कि इसमें जो भी हमने काम किया है वो सेव नहीं है। तो जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, देखो स्टार का सिंबल चला गया। अब जब आप पेज को रिलोड करोगे, देखो आपका पेज का टाइटल क्या हुआ, चेंज हो गया। रिलोड कैसे होता है, F5 या फिर कंट्रोल R, या फिर यहाँ से आप ये बटन दबाओगे रिलोड दिस पेज, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। अब आपके सवाल पर आते हैं, आपने बोला कि क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सामने देखो सभी लोग, मैंने टाइटल को ओपन छोड़ दिया। अब जैसे हमने इसको ओपन छोड़ा है और ब्राउज़र में आकर रिलोड करते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट, उसने पूरे पेज को अफेक्ट कर दिया। तो क्लोजिंग इसलिए ज़रूरी होता है। टाइटल खाली खुला छोड़ने की वजह से क्या हुआ, सब गड़बड़ हो गया, आगे कोई आउटपुट ही नहीं आया। तो समझ में आया टैग क्यों बंद करना है, ताकि ये सिर्फ यहाँ तक इफेक्टिव हो, उसके आगे जैसे मैं देखो फिर से इसको रन करूँगा आउटपुट आ जाएगा। तो कई बार ऐसा हमसे हो जाता है बाय मिस्टेक कि टाइटल क्लोज नहीं हुआ और आप पूरा पेज बार बार चेक करोगे, यहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा इस छोटी सी गलती के ऊपर। आप 10 बार कोड चेक कर लोगे, सब ठीक है सब ठीक है, प्रॉब्लम है कहाँ। अब इसका एरर लिख के भी नहीं आता कि आपसे गलती कहाँ हुई है। तो ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको लगता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि किन टैग के ओपन रहने से आउटपुट ही नहीं आएगा। या जैसे अगर मैंने यहाँ पर देखो H1 खुला छोड़ा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो उसने क्या करा, पैराग्राफ को H बना दिया। क्यों, क्योंकि भाई H क्लोज ही नहीं हुआ, तो उसने क्या बोला, पैराग्राफ को भी H बनाएगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे टैग्स क्लोज होने चाहिए प्रॉपर। टैग बंद नहीं होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी ओवरफ्लो करता है आगे, समझ गए ना। और उसी ओवरफ्लो को रोकने के लिए आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। अच्छे समझ में आया, बढ़िया से क्यों बंद करना है। तो मैंने इसलिए बोला था कि आज की क्लास जैसे इनके लिए फर्स्ट डे 1 क्लास है, आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो रहा है, लेकिन आपको कुछ फ्रेश नहीं मिलेगा सीखने के लिए, है ना। तो हमें डूज एंड डोंट्स पता चल गया अच्छे से। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे हमने ये डॉक टाइप ऊपर लिखा है, इसका क्या काम है, वैसे तो मेरी थ्योरी फाइल में दिया हुआ है। डॉक टाइप HTML लिखने से ब्राउज़र को ये इंस्ट्रक्शन जाता है कि जो हमने ये कोड किया है इसका वर्जन क्या है। जैसे आपने इलस्ट्रेटर पढ़ा है तो उसका कौन सा वर्जन पढ़ा आपने, CC, उसका आगे कोई ईयर होगा, 24 पढ़ा है। तो यानी कि CC 2024 पढ़ा आपने, यानी कि CC मतलब क्रिएटिव क्लाउड 2024 वाला अपडेट आपने पढ़ा है। ऐसे अगर एनिमेट पढ़े तो कौन सा पढ़ रहे हो, 24 पढ़ा है आपने। तो वैसे ना हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक वर्जन होता है। हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग के अंदर है, तो ये HTML का वर्जन बताता है HTML 5.2। ये हम जो सीख रहे हैं इस क्लासरूम के अंदर HTML का लेटेस्ट वर्जन सीख रहे हैं 5.2। तो ये पहली लाइन सिर्फ ब्राउज़र के लिए, ताकि इसको ये पता चले ये जो नीचे कोड लिखा है इसका वर्जन क्या है, ठीक है। हाँ, ये इसमें थ्योरी में जब हम लोग डाइव मारेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये समझ आया कि एक HTML पेज बनाने के लिए इतना कोड आपको करना होगा हर बार। क्या बदल जाएगा, टाइटल आपका बदलेगा हर एक पेज के हिसाब से, और यहाँ पर मैटर बॉडी के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। चलो जरा इसको समझते हैं 1 by 1 कि डॉक टाइप का काम क्या है। डॉक टाइप HTML जो हमने यहाँ लिखा है, इसका काम क्या है, डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद हमने HTML टैग ओपन किया है। ये क्या अपनी रूट लैंग्वेज है। एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि अगर हम लोग कोई HTML पेज बना रहे हैं तो ये होना ज़रूरी है उसके अंदर। फिर क्या है, हेड सेक्शन, जो कि हमने HTML के जस्ट बाद में ओपन किया है। हेड सेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि दिस एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। लाइक पेज का टाइटल क्या होगा, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया फर्स्ट क्लास। इसके बाद हमने क्या ओपन किया, टाइटल। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब्स। तो यहाँ देख सकते हैं पेज के टैब पर, या अगर हमने इस तरह से ओपन किया तो पेज के टाइटल में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है,
बॉडी, बॉडी एलिमेंट यानी कि ये जो हमारा पार्ट होता है, ठीक है, एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एटसेट्रा। अभी आपको सिर्फ दो ही चीज़ें पता है, हेडिंग एंड पैराग्राफ। ये चीज़ें भी हम लोग आगे सीखेंगे लेटर ऑन कि क्या काम होता है इनका। अब देखो, जैसे आपने फोटोशॉप सीखा हुआ है, फोटोशॉप में हम लोग जब नया पेज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं। इलस्ट्रेटर अगर आप करते हो क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड बोलते हैं। एनिमेट में काम करते हो क्या बोलते हैं, सीन बोलते हैं वहाँ पर। वैसे ही हमारे यहाँ पर जब भी आपको ये नया डॉक्यूमेंट बनाते हो क्या था, वाइट कलर से वेलकम करता है ना आपका। तो हमारा जो पेज है यहाँ पर वो क्या होता है, बॉडी एरिया होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट वाइट कलर का ही आता है। आपको इसमें क्या फिल करना है वो मेरी चॉइस है, बीइंग अ डिज़ाइनर। मुझे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कंट्रास्ट में काम करता है। भाई वाइट के ऊपर सबसे बढ़िया कलर क्या है, ब्लैक, यही होता है ना। तो डिज़ाइनिंग अगर समझोगे आप ध्यान से तो डिज़ाइनिंग पूरी कंट्रास्ट पे बेस्ड है। स्टूडेंट लाइफ में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किस कलर पर कौन सा कलर लिखा जाएगा। मान लो मेरा कोई बैकग्राउंड कलर है तो उस पर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करता हो कलर कौन सा होगा। तो फोटोशॉप अगर आपको याद हो तो आपने एक फीचर पढ़ा है वहाँ पे, इन्वर्ट, कंट्रोल आई, वो क्या करता है, अपोजिट कलर बताता है, यानी कि उसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कलर कौन सा होगा। जैसे रेड कलर होता है तो उसका इन्वर्ट क्या होता है, सियान कलर होता है। जैसे प्रैक्टिकली समझाते हैं। कलर व्हील की जरूरत ही नहीं, कलर व्हील से पढ़ने जाओगे कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि कलर व्हील के अंदर 16.7 मिलियंस कलर है। कहाँ तक खेलोगे कलर्स में, इतने मिलियंस ऑफ कलर है। तो ट्रिक समझना है, ट्रिक समझ में आ गया फिर जो मर्जी करो। चलो वो समझाते हैं आपको, इधर आओ। अब जैसे यहाँ जाओगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, इसमें 16.7 मिलियंस कलर है। अब मिलियंस कैसे पता चला, देखो अगर हम 0 कर दें RGB को तो हमारा कलर क्या बनता है, ब्लैक बनता है, यानी कि 0 भी एक नंबर है। और अगर हम लोग 255 लिख दें, क्योंकि इससे ऊपर आप कलर डाल नहीं सकते, अगर आप 256 ट्राई करोगे तो होता ही नहीं है, तो क्या हो गया, अपना आप घट गया ना, लेस हो गया 255। तो देखो सीधा सा फंडा है, 0 भी एक कलर है, 255 पर भी कलर होता है, तो इसको बोलते हैं 256। 256 मल्टीप्लाई विद 256 मल्टीप्लाई विद 256 कितना आ गया, 16.7 मिलियंस कलर आ गए। इतने कलर हैं आपके कंप्यूटर में, कभी नहीं डाल पाओगे, ना ही तुम्हें ना कभी नाम याद होंगे इनके, ठीक है। तो ट्रिक समझो क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रेड कलर हमने बनाया, ठीक है। अब आपको अगर रेड कलर के ऊपर कुछ लिखना है तो इसका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो होता है सियान कलर, सबसे अच्छा दिखाई देगा। तो फोटोशॉप में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कंट्रोल आई इन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है, मैं यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं बैकग्राउंड कलर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक का अपोजिट कलर अपना आपको मिल जाएगा, क्या आ रहा है। तो फोटोशॉप में सीखना बड़ा आसान है, कलर पे मत जाओ, जो भी कलर है बैकग्राउंड में अगर कोई कलर है तो उसका कंट्रोल आई कर दो, आपको तुरंत कलर पता चल जाएगा कौन से कलर में मुझे लिखना है उसके ऊपर। सारे प्रिंसिपल फेल हैं उसके आगे। कंट्रोल आई ब्रह्मास्त्र है फोटोशॉप में। हाँ, तो वो सबका अलग अलग तरीका होता है ना, मैं हमेशा आसान चीज़ पे काम करता हूँ। ऐसे इतने पढ़ोगे कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, कहाँ तक पढ़ते रहोगे चीज़ें। सीखे ना हम लोग एक क्लास में कि किसी भी कलर के ऊपर लिखने का कौन सा कलर का तरीका है, कंट्रोल आई, सिंपल, सीख गए। आपका कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। देखो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, आपको फुल नेम ही डिस्क्राइब करना होगा। जैसे आपको अगर मैजेंटा कलर अचीव करना है तो आपको मैजेंटा लिखना पड़ेगा, तभी मैजेंटा कलर आएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि हर एक सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट जब न्यू फाइल बनाता है वाइट ही क्यों होती है, किसी और कलर में क्यों नहीं होती, नोटिस किया कभी, या कभी क्वेश्चन किया खुद से। देखो क्या होता है ना, जब एग्जाम्पल अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं कैनवस खरीद के लाऊंगा तो कैनवस हमेशा वाइट कलर का ही मिलेगा, आपको किसी डिफरेंट कलर का नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली तो न्यू डॉक्यूमेंट पे हमेशा वाइट ही क्यों आता है, उसके पीछे का पर्पस है मीनिंगफुल, कि भाई आर्टिस्ट को हम लोग एक पूरा कैनवस दे रहे हैं, उसको जो करना है उसके ऊपर करे ना, आप किसी और कलर में आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको ब्लैक बना तो ब्लैक पेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन ब्लैक कलर का कैनवस ब्रांड न्यू कभी नहीं मिलेगा आपको। चार्ट पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि चार्ट पेपर अगर मैं उतना बड़ा लेके मैं कलरिंग करने बैठूंगा तो कलर के स्ट्रोक आप इवन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं होती ना। चार्ट पेपर पतला होता है, कैनवस हार्ड बाउंड होता है, रैप होता है एक शीट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर वाइट कलर का बॉडी इसीलिए ही आता है आपका, आपको जो कलर दिल करे वो फिल कर सकते हो। देखो कलर डालने के लिए क्या करते हैं, बॉडी, है ना। बॉडी क्या है, विजिबल एरिया जो एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है जिसमें। बस यहाँ जाके बताओ बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। आपको रेड कलर चाहिए, ठीक है, लिखिए रेड, फाइल को करेंगे कंट्रोल-S, ब्राउजर में क्या करेंगे, रिफ्रेश, तो बॉडी कलर हमारा चेंज हो गया। अब ये एकदम हॉट रेड कलर है, नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर एक यूज़र बहुत देर तक अगर टाइम स्पेंड करेगा बौखला जाएगा है ना। तो वेबसाइट में हमेशा जनरली आप देखोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट वाइट कलर ही मिलता है ना। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तो उसमें ना सेलेक्टेड एरिया में बैकग्राउंड कलर मिलेगा आपको, पूरे में नहीं मिलेगा कभी भी। जैसे अमेज़न तो क्या है, ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर आंखों को चुभता नहीं है। अब इसी की जगह अगर मैं ऐसा पूरा नेविगेशन जो है इस कलर से बना दूं बैकग्राउंड में डाल के, आप परेशान हो जाओगे, आपको थोड़ी देर के बाद वेबसाइट छोड़ के चले जाओगे। तो बीइंग अ डिज़ाइनर हमें ये बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कलर वो रखो जिससे यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। और जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो उनके कोई बैकग्राउंड कलर है क्या खुद के, नहीं। जो उस पर आप कंटेंट एक्सपीरियंस करो उनके कलर होते हैं। तो कलर की प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो गई। हर बार कंटेंट बदलेगा थोड़ी देर में और ना नया कलर होगा, फ्रेशनेस बनी रहती है। और वही वो माया जाल है जिसमें उलझ जाते हो, घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि कलर इतने हाई स्पीड में आपके सामने चल रहे होते हैं ना कि ब्रेन उसमें स्टक हो जाता है। वो इल्यूजन है एक बहुत बड़ा। एक गलती से नोटिफिकेशन आ जाए, आप गलती से चले पर जैसे अपने हल्का सा ऊपर का कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आ गया, आपके घंटे खत्म है। तो ये बड़ा प्लान करके बनाया उन्होंने, इन्फिनाइट स्क्रॉल, न्यूज़ फीड बोलते हैं हम लोग इसको, और ये रिएक्ट के अंदर डेवलप हुआ। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग फोटोज़ लाइक करते थे। आज कोई फ़ोटो डालता है क्या, कोई डालता है तो उस पर कुछ लाइक ही नहीं आते। पहले कभी उसको हज़ारों लाइक आया करते थे, आज कभी कुछ नहीं आता उसको, क्योंकि लोग एक फ़ोटो के बाद में रील आ गई, बस वीडियो में चले गए। तो लोग रील बनाते हैं इसलिए, क्योंकि वीडियो कंटेंट का डिमांड या कंजम्पशन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप नोटिस करोगे पिछले कुछ सालों में OTT प्लेटफॉर्म कितने सारे आ गए। जैसे नेटफ्लिक्स कभी इंटरनेशनली यूज़ होता था, इंडिया में जब उसने एंट्री किया तब उसको लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया और उसका पैकेज भी एक्सपेंसिव होता था। लेकिन आज लोग नेटफ्लिक्स क्या, दुनिया जान के जितने भी आपके OTTs अवेलेबल हैं, अब इन सब के ऊपर भी एक कंपनी आ गई, उसने बोला कि भाई आप 20 OTT एक ही में ले लो। जैसे OTT प्ले एग्जाम्पल के तौर पर, अब आप 10 प्लेटफॉर्म के अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उससे अच्छा एक ही जगह पे सारे ले लो, एक ही में सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसी में आपका सारे प्लेटफॉर्म है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। या जैसे अगर आप घर में एयरटेल का टीवी यूज़ करते हो तो उसमें आप क्या देखते हो कि एयरटेल टीवी के अंदर वो एक प्लान सेल करते हैं जिसमें 22 OTT आ जाते हैं एक ही जगह पर, सब्सक्रिप्शन एक, काम अनेक। अब तुम इंडिविजुअल 1 by 1 खरीदने जाओगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। तो इस तरह से लोग आज की डेट में लोग यूज़र को रिटेन करते हैं। ये जैसे हम लोग प्रीमियम में जाएंगे, इसके आगे देखो OTT पार्टनर्स। अब जैसे सोनी की अलग से लेने जाओगे मेंबरशिप काफ़ी महंगी मिलेगी, इसमें लायंस गेट, आहा, ZEE5, फैन कोड, विन, अलग अलग आपके OTTs आ गए इसके अंदर, ठीक है। जिसको जो देखना है देखो। तो नोटिस क्या होगा, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, जैसे आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का हो सकता है, एक्साइटेल का हो सकता है, वो क्या कहते हैं कि भाई आप हमारा 400 MBPS वाला प्लान लो, उसमें आपको इतने OTT फ्री दे देंगे। अब आपने 400 MBPS का प्लान लोगे, OTT फ्री मिलेंगे तो आप देखोगे भी तो उतना ही ज़्यादा ना, एंटरटेनमेंट का टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो इन्हें ये पता है कि भाई जब एंटरटेनमेंट का टाइम बढ़ेगा तो इनको क्या फ़ायदा हो रहा है सस्ते में देने से, ऐड ज़्यादा दिखाएंगे ना। अब जब आप जैसे एक होता है कि अगर डिज्नी हॉटस्टार जो कि अब जियो हॉटस्टार बन गया है, अगर आप देखो उनकी 500 रुपये की मेम्बरशिप आती है 2 डिवाइस के लिए, फुल HD तक कंटेंट आता है। लेकिन अगर एक पिक्चर देखोगे तो हर 10-15 मिनट पर ऐड होता है, और उस पर आप देखना लाइन पे येलो मार्कर होते हैं लगे हुए। लेकिन जब आप 1200 वाली मेंबरशिप लेते हो, उसमें क्या था 4K कंटेंट आता है, 4 डिवाइसेस हो जाती हैं, ऐड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अब ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई हर किसी का 1200 का बजट तो है नहीं,
और अगर मैं सबको वो वाला प्लान सेल करूँ तो मैं ऐड कहाँ दिखाऊंगा? तो भाई उन्होंने क्या बोला, बीच का रास्ता पकड़ते हैं, 1200 वाला जिसको ऐड नहीं देखना वो भी बेचो, और जिसका बजट नहीं है उसको छोड़ो मत, क्योंकि इंडिया चलता है मास पर, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की पॉपुलेशन है। तो हमें क्या चाहिए भाई, एक्टिव यूज़र अगर इतने हैं, सबके पास डिवाइस है, तो सब लोग OTT भी यूज़ करेंगे। तो चीज़ों को रीजनेबल बनाओ। रीजनेबल बनाने से क्या होता है, आपका इतने करोड़ों लोगों में जब वो प्लान बिकता है, हमारे यहाँ पर हर चीज़ की कॉस्ट कम क्यों है? जैसे इंटरनेट देखो बहुत सस्ता है ना, रिचार्ज देखो वो भी बहुत सस्ते हैं। अदर कंट्री में अगर आप जाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल दुबई, एक सिम आप अलॉट कराओ वहाँ पर दुबई के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। हम क्या सिम के पैसे देते हैं? हम जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, प्लस उसमें जो आप रिचार्ज कराते हो वो भी रिटर्न मिल जाता है कि भाई 350 का रिचार्ज करा, 350 तो वापस मिल जाएंगे। लेकिन अदर कंट्री में उसका भी पे करके आना पड़ता है सिम अलॉट कराने का खाली। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हर चीज़ को फ्री क्यों दिया जाता है? मोस्टली क्योंकि मास पर वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं अपने आप। इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता हम ही चलाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे हाई स्पीड में आज की डेट में। अदर कंट्रीज़ में आप जाओगे इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे दुबई में अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हो, जैसे मेरे दुबई US UK हर जगह पर है, वो लोग इंटरनेट कॉल करने में भी सोचते हैं 2 बार कि करें ना करें देखिए टेक्नोलॉजी इतनी वहाँ पर रीजनेबल है, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चार्जेस टैरिफ इतने ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ तो हम तो ऐसा व्हाट्सएप, अब तो लोगों को कॉल खत्म, व्हाट्सएप कॉल ही चलती है सब हाँ, अब तो रिचार्ज भी अनलिमिटेड हो गया। 2013 तक अगर देखा जाए तो 400 रुपये के रिचार्ज में आपको 1 GB का इंटरनेट मिलता था। उसमें लोग पता कैसे चलाते थे कि वजह से व्हाट्सएप उस टाइम में यूज़ होता था। आज मैंने 9 बजे व्हाट्सएप चलाना है, सारे मैसेज लोड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में मैंने सबका रिप्लाई लिख के सेंड कर दिया बंद नेट के ऊपर ही। अब मैं थोड़ी देर के लिए नेट खोलूँगा, नेट जैसे ही चलेगा सबको कट 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 मैसेज भेज देगा। लोग पहले ऐसे यूज़ करते थे, 1 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए। अब तो कोई सोचता ही नहीं है, 1 GB पर डे का मिल रहा है, 1.5 GB 2 GB पर डे का मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड मिलता है। तो सोचो, तो ये कंपनियां क्यों हमें वो लत लगा रही हैं? क्योंकि इन्हें बेनिफिट है, हमारा नुकसान है उल्टा उस चीज़ के अंदर। क्योंकि देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स से सुनोगे तो पहले के टाइम में दूरदर्शन ही हुआ करता था, जब केबल टीवी नहीं होता था। तो लोगों के पास इतना टाइम था अपना काम खत्म करने के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी, कि उन्हें पता है भाई होल डे टीवी नहीं आएगा। शाम के 4-5 बजे न्यूज़ के लिए वो टीवी एकदम से कनेक्ट होता था और उसके बाद डिस्प्ले आना स्टार्ट होता था। नहीं तो आप कितने चैनल चेंज कर लो, एंटीना घुमा लो, कुछ नहीं आता था डिस्प्ले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई लोगों की डिमांड बढ़ाई जाए, तो उन्होंने DD मेट्रो स्टार्ट किया। दूरदर्शन वालों ने अपना खुद का एक चैनल बनाया, DD मेट्रो। मेट्रो पे क्या आता था, ज़्यादा कंटेंट आता था। फिर उन्होंने बनाया एक 9XM गोल्ड। उसमें क्या हुआ, 24/7 रिपीट, जैसे कोई सीरियल छूट गया दोबारा देखो। फिर आया केबल, जिसने लोगों की पूरी लाइफ ही डिसरप्ट कर दी जब से तो कंटेंट की क्वालिटी ख़राब हो गई, कंटेंट की क्वालिटी। हाँ, जियो ने तो 4G की लत लगा के लोगों को जो काम खराब किया बहुत बेकार। मैंने पहली बार हिंदुस्तान में देखा कि लोग जैसे राशन की लाइन छोड़ के सिम लेने की लाइन में लगे और वो भी रातों रात बैठे हुए कि सिम मिल जाए बस कैसे भी। सिम ले लिया तो उसके बाद फिर नया खर्चा पता चला, अरे यार ये तो चलेगा नहीं फ़ोन में, इसके लिए 4G फ़ोन चाहिए। तो 4G फ़ोन लिया, अच्छा 4G ले लिया, उसमें भी पता नहीं था कि इसमें LTE नहीं है, फिर उसके लिए अलग वो अपडेट डलता था। तो ऐसे कंपनियों ने लोगों को लत लगा के अपना प्रॉफिट बनाया। तो कहते हैं ना, दुनिया में कोई चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो यानी कि दूसरे का कोई ना कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है, तभी वो फ्री है। ऐसे फ्री नहीं होती। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया, 200 यूनिट फ्री दिए, उसका रिपरकशंस क्या देख रहे हैं आज की डेट में, महंगाई बढ़ी। पानी फ्री किया, उसका लॉस क्या हुआ, महंगाई बढ़ी। जब भी कोई चीज़ फ्री जाएगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन तो आएगा ही आएगा। अगर हम सब लोग स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से पढ़े, डिमांड एंड सप्लाई का सीधा हमने फंडा पढ़ा हुआ है भाई। सीधी सी बात है, हर चीज़ के अगर रेशियो में कुछ नहीं होगा तो लॉस तो झेलना पड़ेगा आपको उस चीज़ का। अब जैसे आज की डेट में आप देखो कि नया कल्चर चल रहा है ई-कॉमर्स। देखा जाए ईज ऑफ एक्सेस है, कंपैरिजन बहुत अच्छे से हो जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन इसकी मार किसको पड़ी, जिनके खुद के शोरूम हुआ करते थे, उनका तो बिज़नेस पूरा ख़त्म हो गया ना। अब अमेज़ॉन का कोई शोरूम नहीं होता भाई, वो इस रूम में लाइटें लगा के सामान रख ले, या इस रूम के अंदर कुछ भी ना हो, सामान ही तो भरना है। बंदा आया, उसको डिलीवर कर दिया उन्होंने उठा के। अब शोरूम बनाओगे तो अच्छी विजिबल एरिया होना चाहिए, ऑन रोड होना चाहिए, स्टाफ वेल ट्रेंड होना चाहिए,
शोरूम में कोई आए ना आए, लाइट पंखा एसी सब चलना चाहिए, है ना। तो ई कॉमर्स ने लोगों को कम कॉस्ट में सामान कैसे दिया, सीधे जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चर भाई हमें भी दे दो आप, ठीक है, बीच में अपना हल्का सा मार्जिन जोड़ा के डिलीवर कर दिया। तो कहते हैं ना जैसे हर चीज़ कुछ ना कुछ अपने साथ प्लस और माइनस लेके आती है। ई कॉमर्स का साइड इफेक्ट जो डार्क साइड है वो ये है। आज की तो कौन जाता है जो, हाँ घर में अगर बड़े लोग बूढ़े होंगे तो उनका माइंडसेट वही भाई जाके सामने से देख के खरीद के लाएंगे। यूथ नहीं जाता, वो तो फ़ोन ऑनलाइन, डिवाइसेस ऑनलाइन, सब ऑनलाइन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन लेने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि मैंने पैकेट खोल दिया, चीज़ गड़बड़ है वापस कर दो, शोरूम से लेके वापस करके दिखाओ, वो खोलेगा तभी जब पैसे दोगे उसको। तो यूथ क्यों जाए कि भाई तुम खोल के दिखाओगे नहीं और मुझे लेने दोगे नहीं। अब पॉलिसी चेंज हुई ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में हर चीज़ का नेगेटिव पहले ढूंढा जाता है। जैसे 14-15 में जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने ऑनलाइन फ़ोन सेल करना स्टार्ट किया, उन्होंने यहाँ के यूज़र को ध्यान में रखते 1 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी दी। अब आपने फ़ोन खरीदा फ्लिपकार्ट से, 1 महीने मस्त चलाया, फुल सबको दिखाया, शोबाजी कर ली, उसके बाद कहते भाई अब मन भर गया, नया लेंगे, भाई इसमें कुछ गड़बड़ है वापस ले जाओ। अब कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि उन्हें वापस लेना पड़ता था, फिर वो फ़ोन जाके दोबारा से पैक होके सारा फिर वो सेल के लिए निकलता था। तो कंपनी ने धीरे धीरे पॉलिसी चेंज करना स्टार्ट किया और लास्ट ईयर आते आते उन्होंने क्लियर कर दिया, फ़ोन हमने बेच दिया आपको, ठीक है, ओपन बॉक्स डिलीवरी, यानी कि सेलर जो आएगा यानी कि जो कुरियर पार्टनर होगा वो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है, खोल के वही चला के दिखा देगा। इसके बाद अगर कोई दिक्कत है आप जाके सर्विस सेंटर से डील करो, हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सही हो गया सिस्टम। अब जैसे मिंत्रा जैसी कंपनी ने एक बहुत अमेजिंग फीचर निकाला था ई कॉमर्स के अंदर, ट्राई एंड बाय। लोगों ने उसमें भी लूप होल निकाल लिए, भाई सब पार्टी करके आ गए, उसके बाद कपड़े वापस कर दिए, कहते भाई नहीं चाहिए भाई क्या करना है इनका, भाई किसी ने शेरवानी खरीदी वो कहाँ पहनेगा, कहता पार्टी होगी काम खत्म वापस और वो मिंत्रा ने इतना बढ़िया फीचर निकाला था, जैसे क्या होता है कि कोरियर कंपनी वाला आके देके चला गया, ठीक है। दूसरा उसमें फीचर था 1 रुपये वाला सिस्टम। 1 रुपये में वो क्या फीचर दे रही थी मिंत्रा कंपनी कि जैसे मैं एक कुरियर कंपनी से हूँ, मैं आऊँगा, वेट करूँगा, आप ट्राई कर लो, नहीं फिट आ रहा मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने ये फीचर तक निकाल के दिया था मिंत्रा ने, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल अगेन। तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स के अंदर फीचर्स आए जो यहाँ के लोगों के हालातों को देखते हुए बदलने पड़े, नहीं तो बहुत बढ़िया फीचर्स रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये तो गई सारी चीज़ें, हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमें अपना पेज क्रिएट करने का समझ में आ गया और किस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बेनिफिट ले रहे हैं ये आपको पार्ट समझ में आया। मैंने आपको कलर चेंज करने का प्रोसेस बता दिया। अब कलर चेंज करने के लिए आप कलर का कोई भी नेम ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने रेड ट्राई किया, आप यहाँ पर ग्रीन लिख सकते हैं। जो भी स्कूल टाइम में आपने कलर के नेम पढ़े हैं सब ट्राई कर सकते हो, सब काम करेगा। हाँ उसका भी तरीका होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एडिशनल जाना पड़ेगा और हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आप यहाँ मेंशन करेंगे कलर, और जैसे ग्रीन के ऊपर जो सबसे बढ़िया कलर आता है वो क्या होता है, वाइट। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, देखो कलर चेंज हो गया, है ना। अब कहाँ तक चेंज करना है, दोनों का करना है या एक का, तो फॉन्ट को बताओ कि भाई एच तक ही रहेगा। तो देखो ये कलर यहाँ क्लोज हो गया इस तरह से। तो CSS क्यों लगाना पड़ता है हमें? अब देखो ये मुझे कलर चेंज दोनों का करना था, बट प्रिंसिपल ये कहता है कि ये टैग यहाँ बंद होना चाहिए। अब मुझे दोबारा फॉन्ट लिखना पड़ेगा फिर से कलर चेंज करने के लिए। तो CSS इसलिए आपका ज़्यादा पॉपुलर हुआ। देखो अब यहाँ पर ये हमने बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर दिया पेज को। तो CSS हम लोग लिखते हैं इस तरह से, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हमने यहाँ पर क्लोज किया इस तरह से। एक मिनट दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमें बॉडी का कलर चेंज करना है और बॉडी का हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे बॉडी एलिमेंट, और हमने बॉडी एलिमेंट को क्या किया, क्लोज किया इस तरह से। और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड। CSS में बीजी कलर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, पूरा बैकग्राउंड कलर ओपन करके लिखना पड़ेगा आपको। और हमने क्या लिखा, कलर का नेम ग्रीन, प्लस हमें टेक्स्ट का कलर क्या चेंज करना था, वाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइट कलर, तो लिखेंगे कलर। अब देखो एक तीर से दो निशाने हो गए।
अब क्लाइंट आपसे कहता है भी कलर चेंज करो, आप यहाँ से कलर बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर आप काम करोगे तो आपको 2 बार कलर बदलना पड़ेगा, तब जाके कलर चेंज होगा। तो इसलिए CSS जब तक हमें नहीं आता HTML के अंदर, हम लोग हैंडलिंग बहुत बढ़िया नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वैसे आगे की चीज़ें मैंने जस्ट आपको भी जस्ट एग्जांपल के लिए समझा दिया है कैसे आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। अब तो ये हो गया, देखो नेम, आप नेम चला सकते हो। अब नेम हम लोग कितने चला सकते हैं? वैसे जब आप आगे बढ़ोगे तो मेरी इस एग्जांपल्स में एक टॉपिक आएगा, तो हम लोग 140 कलर्स के नेम चला सकते हैं, ठीक है। बात आती है कि जैसे मुझे कोड के थ्रू काम करना है, जैसे मुझे रेड कलर डालना है, मैंने लिखा F00 देखो ये होता है हेक्साडेसिमल कोड, कलर चेंज हो गया, रेड कलर हो गया हमारा इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पर मुझे कोई जैसे डिफरेंट कलर डालना है, ब्लैक, इस तरह से, है ना। तो क्या है सिस्टम, यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड क्यों बोलते हैं? ये 6 डिजिट का होता है, 2 एलिमेंट्स फॉर रेड, 2 एलिमेंट्स फॉर ग्रीन, 2 एलिमेंट्स फॉर ब्लैक। तो हेक्साडेसिमल कोड की अगर बात की जाए, कितने नंबर ऑफ कलर आप कोड से चला सकते हो, तो 216 कलर, ठीक है, आप चला सकते हो कोडिंग के थ्रू। लेकिन जो हम अभी CSS यहाँ देख रहे हैं, CSS अगर आप डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाला जो अगर मैं 216 कलर की बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह से है, BG कलर इक्वल टू, इसको हम हटा देते हैं, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं बॉडी में BG कलर, तो 216 कलर, 140 कलर के नेम। लेकिन जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने देखा, यहाँ पर आप 16.7 मिलियंस कलर चला सकते हो। क्यों? क्योंकि RGB में इतने नंबर ऑफ कलर होते हैं। तो मान लो मुझे रेड कलर जैसे कॉल करना है, तो या मुझे कोई और डिफरेंट कलर डालना है, तो RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड का कोड कितना होता है 255,0,0, और देखो रेड कलर बन गया आपका। इसी तरह से आपको कोई दूसरा कलर बनाना है, मिक्सिंग करो, दूसरा कलर बन जाएगा। तो RGB मोड आपके 16.7 मिलियंस कलर को सपोर्ट करता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है HTML कितने कलर्स को सपोर्ट करता है, तो ध्यान से सुनो, HTML बोला गया है। तो नेम के अकॉर्डिंग 140, कोड के अकॉर्डिंग 216, लेकिन बोला जाए CSS में कितने कलर यूज़ कर सकते हैं, तो 16.7 मिलियंस कलर आप यूज़ कर सकते हो। HTML में कलर नेम्स होते हैं 140। कोड के थ्रू जाओगे हेक्साडेसिमल कोड, तो 216 कलर, ठीक है। और अगर हम लोग CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर या कोई भी कलर एलिमेंट का कलर चेंज कर रहे हैं, तो 16.7 मिलियंस कलर, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। अब मिलियंस कलर से यहाँ से बात आई है, जैसे आज की डेट में अगर आप मॉडर्न फ़ोन खरीदने जाते हो तो उसमें बिलियंस कलर हैं, ठीक है। यानी कि मिलियन से ऊपर भी क्या आ चुका है, बिलियन। आप अपने घर में फ्लैगशिप टीवी खरीद के लाते हो जो 8K है, 4K है, ब्रांड है सैमसंग या सोनी, तो उसमें ट्रिलियंस कलर होते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर में अभी तक कहाँ पर है, मिलियंस, फ़ोन में आ चुका है बिलियंस, टीवी में आ चुका है ट्रिलियंस। यानी कि अब जो टीवी से जो वॉल बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जो शोरूम वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर आप रियल और वर्चुअल में डिफरेंस नहीं कर सकते हो, इतने रियल कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, वसंत विहार काफ़ी नज़दीक है अपने पास से, तो यहाँ पर एक थिएटर है जिसमें सैमसंग ने पूरी अपनी स्क्रीन लगाई हुई है, वहाँ पर पर्दा नहीं है, जैसे होता है ना सामने आपका कर्टेन होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है। तो वसंत विहार में जो थिएटर है उसमें पूरा का पूरा आपका 8K स्क्रीन है, थिएटर साइज़ का, इतना बड़ा। तो उसके ऊपर आप मूवी एक्सपीरियंस करते हो, तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिलती है, ब्लर बिल्कुल होता नहीं है कंटेंट, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। तो जैसे दिल्ली में कुछ थिएटर्स हैं, नाम अगर आपने सुना हो, ओके चलिए तो आगे देखते हैं। ये हमें सारे पार्ट्स क्लियर हो गए इसके अंदर, और मैंने आपको कलर वगैरह चेंज करना सिखा दिया कि कितने नंबर ऑफ कलर्स किस किस में हमें मिलेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ कलर्स अगर हम लोग नेम वाइज जाएंगे तो बॉडी में 140, कोड वाइज जाएंगे बॉडी के अंदर तो 216, और अगर CSS के थ्रू जाते हैं तो 16.7 मिलियंस कलर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे HTML एलिमेंट होता क्या है। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग इन बिटवीन सम कंटेंट
एंड टैग। तो जैसे कि हमने ये अपना टैग डिफाइन किया H1, हमने यहाँ पर मैसेज लिखा अपना दिस इज़ माई हेडिंग, और हमने इसको क्लोज कर दिया इस तरह से। तो जो भी टैग्स आएंगे वो पेयर में आएंगे आपके, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। बट 5% टैग्स ऐसे होते हैं जो ओपन तो होते हैं बट वो ना तो कुछ कंटेन करेंगे ना ही उनका कोई एंड होगा। जैसे कि बी आर मीन्स ब्रेक लाइन, यानी कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है जिसमें सो मेनी लाइन्स हैं और आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो आपको बी आर लिखना होगा उस केस में। आगे इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो टैग नेम जैसे कि H1, कंटेंट इन बिटवीन जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हमने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग और उसका क्लोजिंग। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग, जैसे कि H1 फॉर हेडिंग, B फॉर पैराग्राफ। Some HTML elements like BR have no content like the BR element. These elements are called empty elements. Empty elements do not have an end tag, यानी कि इसका end नहीं होगा। तो empty को हम लोग दूसरे नेम से जानते हैं नॉन कंटेनिंग टैग। ये क्या कंटेनिंग टैग है? H1 ने एक मैसेज कंटेन किया हुआ है, पैराग्राफ ने एक पैराग्राफ मैसेज कंटेन किया हुआ है, बट BR ने तो कुछ भी नहीं कंटेन किया ना, तो नॉन कंटेनिंग भी बोल दिया जाता है इनको। बात करेंगे वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं। द पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउज़र, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। यानी कि वेब ब्राउज़र क्या है? एक तरह का प्लेयर है जो कोड को प्ले करता है अपने अंदर, है ना। अ ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले दी HTML टैग, यानी कि अगर आप H1 पैराग्राफ BR लिखेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा बट टैग कभी नहीं दिखाई देगा आपको आउटपुट में, ठीक है। but uses them to determine how to display the HTML document. So page structure, जैसे कि below is a visualization of an HTML page structure, जैसे कि opening होती है HTML, then head के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, कहाँ डिस्प्ले होता है? टैब में। उसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग अपना कुछ मैसेज लिखते हैं इस तरह से, हेडिंग, पैराग्राफ, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं यहाँ पर। The content inside the body section will be displayed in a browser. The content inside the title will be shown in the browser's title bar or in the pages tab. जैसे ये हमारा पेज टैब हो गया, ये ब्राउज़र का टाइटल बार हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, अब जो आपका क्वेश्चन था कि भाई उनके ईयर वाइज होते हैं, तो यहाँ हम लोग अब उसको समझते हैं HTML की हिस्ट्री को कि कहाँ से शुरू हुआ। सिंस द अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो www होता है ना, तो दिस इज फुल फॉर्म ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब। देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ HTML। तो सबसे पहले टिम वर्नर ली ने इन्वेंट किया www और ईयर था 1989। इन 1991 टिम वर्नर ली ने इन्वेंट किया फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ HTML। 1993 डेव रैगेट ने ड्राफ्ट किया HTML का नया अपडेट प्लस, और इन 1995 HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइन HTML 2.0। यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं दुनिया को जो HTML मिला वो 1995 से मिला, क्योंकि 1995 हमारा वो ईयर था जब हमारी विंडो विजुअल फॉर्म में सामने आई। तो विंडो का पहला वो आया था विंडो 95, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका लुक एंड फील कुछ इस तरह से हुआ करता था जब विंडो स्टार्ट होती थी। 1995 से पहले विंडो का अपना कोई विजुअल GUI नहीं था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अभी हमें पता है ना, स्टार्ट बटन यहाँ होता है, ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं। तो देखो सन 95 से स्टार्ट बटन यहीं होता है, लेकिन उसके लुक बदलते जा रहे हैं ना। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ करता था, आज हम लोग सिर्फ खाली आइकन देखते हैं, पहले वहाँ पर स्टार्ट भी आता था लिखा हुआ। तो देखो विंडो कितनी बेसिक सी लग रही है नहीं? क्यों? पहले के टाइम में हम लोग बहुत हाई फाई विजुअल नहीं बनाया करते थे, क्योंकि इतना बनाना ही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड आते गए, टेक्नोलॉजी आपकी चेंज होती गई, उसके बाद आपकी विंडो भी आज के डेट में काफ़ी हाई फाई एडवांस हो चुकी हैं वक्त के साथ। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जब विंडो नहीं थी तो कंप्यूटर के नाम हुआ करते थे 386, 286, 486, यानी कि कंप्यूटर जो चला करता था वो सिर्फ और सिर्फ ये होता था। अब ये जो कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं अभी, ये होता है CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि इसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसको रुचि वही चला सकता है ना जिसको पता होगा लिखना क्या है। अब आपने तो कभी चलाया नहीं इसको, तो आपको पता ही नहीं इसमें लिखना क्या है, क्या होगा इसके थ्रू, है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर को विजुअल देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मान लो एक बंदे को डेस्कटॉप पर अगर जाना है, तो आज आप कंप्यूटर क्या करते हैं, डेस्कटॉप चूज़ कर लेते हो बहुत इजीली, विंडो D दबाया, डेस्कटॉप चला लिया हमने। लेकिन पहले के टाइम में क्या लिखते थे, CD डेस्कटॉप,
मैं कहाँ गया, डेस्कटॉप पर आ गया। अब डेस्कटॉप पर जैसे मैं आ गया तो मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप राइट क्लिक करते हो, न्यू फोल्डर चूज़ कर लेते हो। भाई मेरे जैसे बंदे के लिए क्या था, मैं लिखता था MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मैंने इसको नेम दिया न्यू डेमो, मैंने एंटर किया। फिर मैंने बोला मुझे इस फोल्डर में लेके चलो, मैंने लिखा CD, फिर मैं क्या लिखूँगा, न्यू डेमो। देखो मेरे फोल्डर में आ गया मैं। तो ये वही कर सकता है जिसको कोडिंग आती हो। तो इसलिए 1995 में विंडो बनाई। हाँ मैंने सब किया हुआ है बहुत पहले से। अब ये देखो नीचे आते हैं, यहाँ से एग्जिट करेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ देखो डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना न्यू डेमो। तो जो काम तुम विंडो में देखकर करते हो मैं बिना देखे कर सकता हूँ उस चीज़। तो क्योंकि हमारे फंडामेंटल क्लियर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपके साथ क्या होता है कि जब कंप्यूटर आप चलाते हो पहली बार तो तुम्हें विंडो चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो सीधे CMD में जाके कुछ भी कर सकते हैं कंप्यूटर। तो मुझे आज का कंप्यूटर स्लो लगता है अपने ज़माने के टाइम से। पूछो क्यों? क्योंकि आज की डेट में जब हम कोई कंप्यूटर चलाते हैं तो यहाँ देखो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब ज़रा देखो कंप्यूटर के स्टैटिक्स चेक करो। हम यहाँ से टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, 16 GB रैम में से आप देख रहे हो 30% CPU, 27% CPU यूज़ हो रहा है, रैम मेरा 60% यूज़ हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। यानी कि OS जो होता है वो इतना रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। बट CMD होने पर क्या होता है, कुछ होता ही नहीं। तो आपको कंप्यूटर का फुल पोटेंशियल मिलता है यूज़ करने के लिए। लेकिन जब विंडो आप डाल देते हो कंप्यूटर में तो विंडो अपना चलने के लिए अपनी स्पीड अलग लेके चलती है। जैसे एक होता है ना कि एक व्हीकल अगर आइडियल मोड में यानी कि स्टार्ट किया तो कुछ तो RPM होंगे ना उसके, 1000, 1500, 2000 RPM। लेकिन जब आप चलाओगे स्पीड में 80-90 की तो वो 6000 RPM। जैसे बाइक होगी तो उसमें RPM ज़्यादा होते हैं, कार होती है तो उसमें RPM कम होते हैं, और बड़ा इंजन होगा तो RPM और कम होंगे उसके अंदर। तो उसी तरह से कंप्यूटर बिना कुछ करे मेरे हाथ लगाए 21, 22, 24, 25 इतना CPU इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर इस कंप्यूटर से मैं सारा कुछ हटा दूँ और मैं CLI में आ जाऊँ तो मेरा कंप्यूटर की पूरी पावर मुझे मिलेगी। 16 GB रैम में इस्तेमाल कर पाऊँगा। अभी देखो 60% कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है रैम, मैं कि कुछ कर ही नहीं रहा इसको, देख रहे हो ना। अब देखो जैसे मैं माउस हिलाऊंगा CPU भागना चालू हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर जैसे कुछ कमांड करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, देखो 29, 28 ये दौड़ना स्टार्ट हुआ। अब जैसे आप फोटोशॉप की कमांड दो, अब देखना आप ये कैसे भागेगा गोली की तरह। 45 हो गया, 50 हो गया, देखो इसको 61 हो गया, 69 हो गया। तो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, AC होता है, उसमें कंप्रेसर, उसका काम क्या होता है कि जब वो स्टार्ट हो तो एक इनिशियल पावर दे उसको, और जैसे ये 81 तक देखो पहुंच गया, देखो नीचे आना स्टार्ट हो गया क्या, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुल चुका है तो वो नॉर्मल हो जाएगा प्रोसेसर उसके बाद में अपना। तो टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है। तो CMD वाला कॉन्सेप्ट आज भी अवेलेबल है, लेकिन उसको वही लोग चला सकते हैं जिन्होंने पुराने टाइम में चलाया होगा। आज की डेट में कौन चलाना चाहेगा उसको, क्या हटा यार ये समझ में नहीं आ रहा, कौन रखेगा याद इतना कुछ। तो हम लोग चल पड़े GUI की तरफ, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहले के टाइम में सारा काम उसी से होता था, यानी कि हम फोल्डर बना सकते हैं, मैं एक फोल्डर से कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डाल सकता हूँ। अब आप नोटिस करना, एक पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर लगा के डेटा कॉपी करो और उसी पेन ड्राइव को अगर आपको कोडिंग आती है उससे कॉपी करो, आप देखोगे मेरे ख्याल से 25% टाइम में वो डेटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन विंडो से अगर कॉपी करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर, आपका रैम, कंप्यूटर भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लेकिन जब मैं CLI से करूँगा तो कोडिंग से पूरी पावर खींच पाऊँगा मैं उसकी, वो काम जल्दी होगा। तो जैसे आप छोटे हो गए ना, जब तो कभी TV देखते हो तो उसमें ना शेयर मार्केट की न्यूज़ आती थी, तो उनके शेयर मार्केट की स्क्रीन पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था, खाली ऐसी ब्लैक स्क्रीन होती थी। तो वो वही दौर था 286, 386, 486 वाला, जब कंप्यूटर में विंडो नहीं हुआ करती थी। और तुम लोग कितने लकी हो, देखो तुम्हें हर चीज़ सॉफ्ट टूल बेस मिलती है। तो यानी कि बहुत आसान है कंप्यूटर को सीखना आज की डेट में। हमारे टाइम में अगर 10 लोग आते थे तो एक ही बंदा सीख पाता था, कहते याद नहीं हो रहा छोड़ के चले जाते थे लोग वहाँ। चलिए, तो ये हुआ 1995 जहाँ पर वर्किंग ग्रुप डिफाइन किया HTML 2.2। फिर 1997 W3C। अब ये जो HTML और www था ये चला गया W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML और वेब के रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करती है। क्या एडिशन होगा,
क्या ऑल्ट्रेशन होगा उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो 1997 में हमारा अपडेट आया 3.2, यहाँ से ऑफिशियल हो चुका, ठीक है। 1999 में हमारा एक नया अपडेट आया 4.01। अब ये जब स्टार्ट हुआ हमारा 4.01, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, यानी कि हम उस दौर में आ गए थे जब ब्राउज़र मल्टीपल हो चुके थे। क्योंकि पहले के टाइम में 2 OS चला करते थे, एक था विंडो, दूसरा था मैकिन्टोश, एप्पल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो मोबाइल में जाना गया वो iOS के नाम से, कंप्यूटर के उसमें जाना गया उसको मैकिन्टोश के नाम से। तो मैकिन्टोश का ब्राउज़र होता था सफारी और विंडो का ब्राउज़र होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो पहले ये 2 ब्राउज़र थे। इसके बाद में और भी अलग अलग ब्राउज़र बने, जैसे कि ओपेरा होता था, फायरफॉक्स होता था, ठीक है। अब क्या होता था, मैंने यहाँ पर अगर कोई कोड किया इंटरनेट एक्सप्लोरर में तो वहाँ सब सही है, लेकिन जब कोई दूसरे ब्राउज़र में फाइल खोलती थी तो प्रॉब्लम आती थी, टैग सही आउटपुट ही नहीं देते थे। मैंने बनाया कुछ और, वहाँ पर कुछ और आउटपुट आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए W3C ने एक और नया कोड लिखा जिसका उन्होंने नाम रखा XHTML। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। 1 साल वेब डिज़ाइनर डेवलपर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर के अलावा कुछ नहीं था कि मैं काम करने बैठ रहा हूँ, एक वेबसाइट जहाँ बन सकती थी महीने भर में, उसको 6 महीने लग रहे थे बनाने में, क्योंकि चीज़ें फिक्स ही नहीं हो रही हैं। क्लाइंट कहता है वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बना रहे, ब्राउज़र अलग है तो कोड कुछ और आउटपुट कर रहे हैं। तो पहले ना ऐसे लिखना पड़ता था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम वेबसाइट बनाते थे तो नीचे लिखते थे, ये देखो क्या लिखा आ रहा है, बेस्ट व्यू, इस स्क्रीन साइज पर होगा 1024x768। रिकमेंडेड ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 एंड अबव। पहले मैं बताना पड़ता था कि भाई इसी वेबसाइट में उसमें चलाओ, ब्राउज़र में सब में नहीं चलेगी वेबसाइट। अब कोई चला रहा है मोजिला फायरफॉक्स में तो भाई तुम्हारी गलती मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा सबके लिए फिक्स। तो मैंने लिख दिया नीचे पहले आई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 एंड अबव, उसके ऊपर बढ़िया चलेगी। 8 से नीचे जाओगे तो नहीं चलेगी, उससे ऊपर बढ़िया चलेगी, और बाकी ब्राउज़र में नहीं चलेगी, ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया। तो क्या रिकमेंडेड, हम रिकमेंड कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाओ इस वेबसाइट को चलाने के लिए। अब तो टेंशन ही खत्म, जब से ये हमारा 2014 है ना, हमारी सारी समस्याएं, सारे दर्द खत्म हो गए। क्योंकि अब जो तुम जिस एरा में सीख रहे हो वेब डिज़ाइनिंग सबसे आसान है। हमने जो झेला है वो हमें पता है क्या होता है, लेकिन जो हमने सीखा वो तुम नहीं सीख पाओगे, ये डिफरेंस है। लेकिन तुम्हें वो उस तरह के चैलेंजेस भी नहीं आएंगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से चल रही है आज की डेट में कि प्रॉब्लम्स कुछ अलग आती हैं, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। आपको कंपटीशन मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम फेल नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी का अगर अभाव है हमारा काम तब भी नहीं रुकेगा। जैसे आज की डेट में क्या होता है कि आप कहोगे भाई इलस्ट्रेटर नहीं है तो डिज़ाइन नहीं बनेगा, है ना। लेकिन हमारे टाइम में हम इलस्ट्रेटर पर डिपेंड नहीं थे, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लोग ग्राफिक पढ़ के आए हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है, रास्टर और वेक्टर। अब वेक्टर जो होता है वो लाइट वेट होता है, रास्टर जो होता है वो हैवी होता है, यही पढ़ाया जाता है ना। गलत पढ़ाया है तुम्हें, रास्टर लाइट वेट होता है, वेक्टर हैवी होता है। अब पूछो कैसे, तो जैसे आपने इलस्ट्रेटर में एक फीचर देखा होगा, ट्रेस बिट मैप, देखा है। जब तक आप किसी इमेज को ट्रेस नहीं करते, इमेज बड़ी लाइट वेट जूम इन जूम आउट हो रही होती है, जैसे तुम उसको ट्रेस कर देते हो देखते हो कितना हैवी हो जाता है पेज आपका जूम इन जूम आउट करने में। तो वेक्टर हैवी होता है, लेकिन हैवी कब होता है उसका भी फंडा है। अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप आप बना रहे हो, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, तो नंबर ऑफ नोड्स तो लिमिटेड है ना। लेकिन जब तुम ट्रेस बिट मैप करते हो, मान लो जैसे ये ड्राइंग है तो इसके अंदर तो बहुत सारे नोड बनेंगे ना, तो जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्राफिक हैवी होती है। तो रास्टर लाइट वेट होता है, वेक्टर हैवी होता है, लेकिन सिनेरियो ज्योमेट्रिकल शेप रहेंगी तो लाइट वेट, अगर आपकी रैंडम शेप होगी तो बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े बड़े जो मूवीज़ वगैरह में आप शॉर्ट्स देखते हो ना, जैसे हम एग्जांपल के लिए गार्डन ऑफ गैलेक्सी की बात करें मूवी की, तो उसमें स्पेस में एक मान लो हमारा जेट जा रहा है, तो क्या है जो पूरा का पूरा जो स्पेस वाला एनवायरनमेंट है, तो वो हमें लगता है कि 3D में हम देख रहे हैं सारी, ठीक है, लेकिन वो इमेज है, वो रियल नहीं है, क्योंकि वो तो फिलर का काम कर रहा है ना। अब मैं इतनी दूर तक स्टार्स अगर बनाने लग जाऊँ 3D के अंदर वेक्टर, तो समझ रहे हो कितना हैवी हो जाएगा शॉट, वो रेंडर ही नहीं होने में इतना टाइम लगाएगा। तो जैसे एक बहुत फेमस मूवी का प्रोजेक्ट है ट्रांसफार्मर, मूवी देखी होगी, तो उसमें कैरेक्टर आता है ऑप्टिमस प्राइम, देखा ना, जो ट्रक बन जाता है, जो मेन लीड करता है ना। अब वो जो
कैरेक्टर है उसको बनाया किस स्टूडियो ने, आईएलएम ने, इंडस्ट्रियल लाइट एंड म्यूजिक मैजिक। वो कैरेक्टर 1 टीवी से ज़्यादा का है जो स्टूडियो में बनाया गया है 3D के अंदर। अगर मैंने उस कैरेक्टर की फाइल को बंद कर दिया तो पता है उनके सुपर कंप्यूटर में खुलने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है उसको। इतना खतरनाक कैरेक्टर है वो। अब इतना बड़ा कैरेक्टर क्यों बनाया, आप देखते हो उसके अंदर डिटेलिंग, जब वो ट्रांसफॉर्म होता है आप उसके अंदर कमियां नहीं निकाल सकते कि भाई ये चीज़ गलत तरीके से कन्वर्ट हुई है उसके अंदर। इतना हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर है। अब जैसे कि आपको पता है कि घरों के लिए भी हमारे पास 8K टीवी आ चुके हैं, तो जब इतना हाई डिटेल में देखोगे तो आपको कमियां पता लगेंगी। तो वो कैरेक्टर को 16K पर बनाते हैं। 16K यानी कि फुल HD हो गया ये साइज 1920x1080, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 टाइम, तो सोचो कितना बड़ा साइज हो गया। तो मूवीज़ का काम आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। जैसे एक ना मूवी देखना है, एक मूवी है ये लेजेंड ऑफ गार्डियंस, 2010 में एक मूवी आई थी, ठीक है। एक बार ना ये मूवी देखना आप लोग, अगर देखी होगी तो डिटेलिंग पे जाना। इनके आउल के ऊपर एक एक हेयर एंड फर इतना हाइपर रियलिस्टिक है, मतलब अगर हवा चल रही ना तो फर हिल रहा है। जैसे आप यहाँ की मूवी देखते हो ना, जैसे अभी जियो हॉटस्टार पे हनुमान का वो चल रहा है, एक नया सीजन आया है, तो उसमें जामवंत को देखना, उनके बाल चिपके हुए हैं 3D में बिल्कुल, उसमें डिटेलिंग नहीं है, हिल नहीं रहे बाल उनके, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फर का इतना बेहतरीन कमाल है, पता है आप बिलीव नहीं करोगे। जिस डायरेक्टर ने इसको बनाया उसने एक स्टेटमेंट दिया था, कहता है अगर मुझे पूरी दुनिया का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये 1 घंटा 37 मिनट की मूवी को रेंडर करने में मुझे लाइट ईयर्स का टाइम लगता। इतना डिटेल्ड काम है। एक बार मूवी देख लेना आप ना, अगर VFX की नॉलेज रखते हो आप हिल जाओगे कि इन्होंने किया कैसे इस चीज़ को। इसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ। अब 2010 के साथ साथ 15 साल पीछे का देख रहे हो तो आप उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बट फिर भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। Tells of a band of noble warriors, known as the Guardians of Gahul. Whenever trouble is at hand, seek them out, for they are sworn to protect the देख innocent. रहे हो फर, इसका और भी मुझे अच्छा सा मिल सकता है। लेजेंड ऑफ गार्डियंस, ये देखो, Legend tells of a band of noble. देख रहे हो डिटेलिंग कितनी बढ़िया है। A band of अब उस टाइम पर ना ये फुल HD 4K स्क्रीन नहीं होती, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इस शॉट कवर, इसकी बैक कवर देखना, ये देख रहे हो वेव, पूरा एक एक डिटेलिंग में काम है मूवी के अंदर। and to save our kingdom. But they remain lost in the mists of Gahul, hidden to all but those who believe. आई एक्सप्रेशन देखो, ये देखो You're gonna give her डिटेल देखो। nightmares. But this is my favorite part. You have a soft head, Soren, filled with stories and dreams. फर का रेंडर निकालने में कंप्यूटर की जान निकल जाती है, क्योंकि फर का रेंडर निकालना बड़ा मुश्किल होता है और ये सबसे टफ काम होता है। There's nothing wrong with you. My soldiers, it is time. देख रहे हो हर एक जगह पर फर को इतना डिटेल में इन्होंने रखा हुआ है। Those birds are doing something terribly wrong. You're gonna need to fly a long way to get to the Guardians. You mean they're real? Oh, they're real, all right. We're gonna find the Guardians of Gahul. बहुत अमेजिंग मूवी है, अगर कभी टाइम मिले तो देखना इसको निकाल के, बहुत ज़बरदस्त काम। ऐसी एक मूवी है वारक्राफ्ट, तो जैसे आपने हल्क का नाम सुना होगा, तो इसमें मूवी के अंदर हल्क जैसे बड़े जॉइंट कैरेक्टर दिखाए हैं। इसमें अगर आप फर देखोगे, देखो ये 4K तक है क्योंकि ये बात की टेक्नोलॉजी है। देखो कितना बढ़िया, देख रहे हो
हवा के साथ हिलते हुए सारी चीज़ें। अब सोचिए कि पूरा का पूरा मतलब CGI है, मतलब सब कंप्यूटर में बनाई गई एक एक चीज़ें। तो इसके लिए ILM, जो मैंने VFX स्टूडियो का नाम बताया, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया पूरा, ताकि एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में दिखा पाए। ये इनका सोसा अप्रेंटिस होता है इसमें, जो जादूगर होता है, जो डार्क मैजिशियन, इसमें देख रहे हो कितना डिटेल है, देख रहे हो एक एक। अरे बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में। लेकिन ये है ट्रूली आर्टिस्ट जो बेसिकली काम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। और इनके पीछे एक ही स्टूडियो है, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ILM। ऐसी कोई भी हॉलीवुड मूवी जो आपने देखी हो और जिस पे इन्होंने काम ना किया हो, चाहे वो मार्वल का कोई भी मूवी रही हो, ठीक है, जैसे भी सुपरमैन आने वाली है, जुलाई 11 को रिलीज़ हो रही है, ये प्रोडक्शन में है। ट्रोन का बहुत दिनों के बाद एक नया पार्ट आ रहा है, मिशन इम्पॉसिबल एक नया पार्ट आ रहा है, एंडोर अपना स्टार वॉर्स की एक और सीक्वेंस आ रहा है, अपना जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया पार्ट आ रहा है रीवर्थ के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में है। सोनिक हेजहॉग, ये इसका पार्ट आ चुका है, स्केलेटन क्रू ये भी पार्ट आ चुका है अपना। तो यहाँ पर आप देखो वैनम, इसके ऊपर इन्होंने काम किया, जोकर, ट्रांसफॉर्मर 1, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है। तो ये पूरी दुनिया में 5 ही जगह है स्टूडियो। अभी इन्होंने पिछले 2-3 साल पहले यहाँ दिल्ली में बॉम्बे में खोला इन्होंने अपना। इससे पहले तक हमारे यहाँ पर जितना भी काम होता था वो वहाँ होता था वैंकूवर में। तो आप हर एक मूवी देख लो, एक्वालाइट स्टार वॉर्स का एक बहुत अमेजिंग पार्ट है, एटलस। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना स्टार वॉर्स, ये इस स्टूडियो का अपना खुद का काम है। यानी कि ये पूरी जो सीरीज चल रही है स्टार वॉर्स की, इस पर ये खुद ही काम कर रहे हैं। उसको बनाने वाले फाउंडर जो हैं जॉर्ज लुकास, अगर आपने कोई मूवी देखी हो तो आपको एक लोगो दिखाई देता है, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखो नीचे लिखा रहा है लुकास फिल्म। यहाँ देखो, पहले मैं बंद कर देता हूँ उसको, ये देखो 2 ये फ्रेंड हैं, जॉर्ज एंड लुकास। इन्होंने इतनी बड़ी दुनिया की कंपनी बना दी, मतलब इनके आगे कोई स्टैंड नहीं करता। और इसका लोगो ही आता है मूवीज़ के अंदर। आपने कई बार स्टार वॉर्स जब देखते हो तो लुकास फिल्म्स लिखा आता है वहाँ पर। तो इन लोगों ने वो बेंचमार्क सेट किया। अब ये सोचो कि स्टार वॉर की जो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो मूवी का या वेब सीरीज़ अगर आपने देखी हो, तो एक साइट होती है IMDb, इंटरनेट मूवीज़ डेटाबेस। तब से ये सब चल रहा है। और जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है, ये फिर इसका नया एक रीमेक निकालते हैं नए VFX के साथ। तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इसकी इतनी वेब सीरीज़ हैं, इतने TV एपिसोड्स हैं, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, डेटा ख़त्म नहीं होगा, इतना डेटा है इनके पास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, देख रहे हो, चलते जा रहा है। और फिर एक एक के अंदर बहुत बढ़िया। अभी इन्होंने स्टार वॉर्स वालों ने इतना अमेजिंग एक प्रोजेक्ट निकाला, एनीमे देख रहे हो आज के डेट में काफ़ी फेमस हो रहा है। इन्होंने एनीमे के अंदर नेक्स्ट लेवल साउंड का काम करके दिखाया है, ठीक है। तो वो पूरा चाइना के ऊपर बेस्ड है, इनका वहाँ के जंगलों के ऊपर बेस्ड है, उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। देखो इतनी चीज़ें, इतने TV सीरीज़, मूवीज़, एपिसोड्स, वेब सीरीज़ बना चुके हैं लोग। तो ये है दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो VFX के लिए जानी जाती है। मतलब इनके जैसा VFX कोई नहीं कर सकता। चलिए, तो XHTML वर्जन लिखा गया ईयर 2000 में, जिसका मेन पर्पस था जो हम यहाँ प्रॉब्लम फेस करते उनको फिक्स करना। इसके बाद 2008 में अगेन W3C ने एक इंट्रोड्यूस किया अपना HTML5 का फर्स्ट ड्राफ्ट, और फिर से वही प्रॉब्लम 1999 वाली स्टार्ट हुई। यानी कि 2008 में जब आपका पब्लिक ड्राफ्ट आया HTML5 का, अगेन इस ब्राउज़र में चल रहा है, उसमें नहीं चल रहा है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करते गए और 2014 में जाके प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हुई। और क्या बना, रिकमेंडेशन आया कि भाई 2014 से जो भी वेबसाइट बनेगी वो HTML5 में ही बनेगी। और इसके बाद फिर इसके अंदर और बग्स फिक्स हुए। 2016 में 5.1 अपडेट आया, 17 में 5.1 सेकेंड एडिशन आया, 17 में लास्ट अपडेट आया, 17 से लेकर टिल डेट तक अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये थी आपके वर्जन्स की जर्नी। आपने जो पूछा कि ये किस तरह से चल रहा है, तो 6 आएगा तो बहुत टाइम बाद आएगा, क्योंकि अभी 5 ही जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। 5 में भी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है जो फुलफिल की जा सकती है। तो जैसे इनकी अगर W3C की मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूँ,
ये देखिए W3C वैलिडेटर। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ, मोर ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे डॉक्यूमेंट टाइप, HTML5 का आगे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल। सोचो 2008 से इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, अभी भी इसमें सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ बची हैं, जो लगता है W3C को कि और फीचर्स ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो खुशी, हमें ये बताओ कैसी लगी क्लास, है ना? तो कर सकते हैं ना कंटिन्यू हम लोग। तो हम अब प्रैक्टिकली ऐसे ही चलाएंगे चीज़ों को, और फिर आपको थ्योरी पढ़ा देंगे जो मैं अभी तक आपको पढ़ाते आ रहा था। बस अब कोई दोबारा से उठ के ना आ जाए एक आध कि भाई दोबारा से पढ़ अब रिवीजन नहीं हो सकता। नहीं, मैं रिवीजन और नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये आज के मैंने करा दिया। तो क्लास आपकी पूरी रिकॉर्ड